नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू परीक्षा ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसे दोस्तों आप लोगों को पता है कि इस टाइम हम लोग यूथ कंपटीशन की जो बुक है जियोग्राफी की सॉल्व पेपर दिया है दोस्तों, इसी को सीक्वेंस वाइज कर रहे हैं दोस्तों। और ये दोस्तों ये बुक बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, यूपीटीजीटी, पीईटी, जीआईसी, एलटी लेक्चरार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बुक साबित होगी दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इस बुक में 13,000 प्लस क्वेश्चन दिया गया है। और दोस्तों ये बुक इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि ये बुक दोस्तों जितने भी शिक्षक से संबंधित एग्जाम हुए हैं दोस्तों अदर स्टेट के, सभी को समाहित, सभी प्रश्नों को समाहित किया गया है दोस्तों इसमें। हाँ, तो ये दोस्तों ये बुक इसलिए भी ये बुक इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों आज भाग 14 देखते हैं दोस्तों हम लोग। पर्वतों का वर्गीकरण टॉपिक है दोस्तों। ठीक है, तो अगर दोस्तों चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों चैनल को अपना प्यार दें दोस्तों ताकि चैनल थोड़ा ग्रो करें। ठीक है दोस्तों, और आइए दोस्तों आज का क्वेश्चन देखते हैं। 371 नंबर का है दोस्तों। दिया है क्वेश्चन दोस्तों, दो समानांतर भ्रंशों के बीच उठे हुए भाग को क्या कहा जाता है। ठीक, तो दोस्तों दो समानांतर भ्रंशों के बीच उठे भाग को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो बीच वाला भाग दोस्तों, जैसे ये दो समानांतर भ्रंश है दोस्तों और ये बीच वाला भाग उठे हुए भाग को ये पूछ रहा है क्या कहा जाता है। ठीक, जो बीच में उठा होता है दोस्तों। ठीक, अवशिष्ट पर्वत कहते हैं, फलित पर्वत कहते हैं, ब्लॉक पर्वत कहते हैं, तो खंड पर्वत कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ब्लॉक पर्वत कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। कह रहा है दोस्तों व्याख्या में कि दो समानांतर भ्रंशों के बीच उठे हुए भाग को ब्लॉक या हॉर्स पर्वत कहते हैं। ठीक, आप दोस्तों चाहे इसको ब्लॉक पर्वत कह लें या हॉर्स पर्वत कहा जाता है कहते हैं। ठीक, ये भू संचलन की दृष्टि से पृथक पृथक परिस्थितियों के परिणाम होते हैं। ठीक, ये भू संचलन मतलब जो पृथ्वी कंपन करती है दोस्तों, उसके दृष्टि से अलग अलग परिस्थिति के परिणाम होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 372 कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठीक, सही सुमेलित नहीं है दोस्तों, ये पूछ रहा है। कोबर, क्रेटोजन, ठीक है, डॉली, आइवर, मोबाइल अर्थ और विल्सन प्लेट्स, होम्स तापीय चक्र सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, इसमें दोस्तों कौन पूछ रहा है कि सुमेलित नहीं है, तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है, होम्स। ठीक, तापीय चक्र सिद्धांत, ये होम्स नहीं दिए थे। ठीक है, तो ये सही नहीं है दोस्तों। आइए दोस्तों इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं क्या कह रहा है। व्याख्या कह रहा है दोस्तों कोबर, क्रेटोजन। ठीक, कोबर क्रेटोजन दिया, ये तो सही है दोस्तों। डॉली, आइवर, आवर, मोबाइल अर्थ, आवर मोबाइल अर्थ दोस्तों डॉली दिया था। ठीक, विल्सन प्लेट्स दिया ही था दोस्तों, टोजो विल्सन जो है ही। ठीक है दोस्तों, होम्स संवहन तरंग दिया था। ठीक है दोस्तों, होम्स संवहन तरंग दिए थे। ठीक, जेफरी दिया था तापीय संकुचन सिद्धांत। ठीक, तापीय संकुचन सिद्धांत, इसी को दोस्तों तापीय चक्र सिद्धांत ये कह रहा है, तो ये दोस्तों नहीं है, तो ये गलत है दोस्तों। ठीक, ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है दोस्तों, एक बार और दोस्तों इसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि डॉली जो था आवर मोबाइल अर्थ दिया था। ठीक, आपसे पूछ देगा कि आवर अर्थ मोबाइल किसने दिया है, तो डॉली ने दिया है। ठीक है दोस्तों, आवर अर्थ मोबाइल किसने दिया, डॉली ने दिया। ठीक, और विल्सन तो प्लेट दिया, ये जानते हैं दोस्तों, टू जो विल्सन प्लेट शब्द का प्रयोग किया था 1965 में जो कनाडा का था। ठीक है दोस्तों, और होम्स दोस्तों जो संवहन तरंग दिया था। ठीक, संवहन तरंग सिद्धांत किसने दिया, होम्स दिया था। ठीक है, और कोबर क्रेटोजन दिया ही था दोस्तों, और एक क्रेटोजन और रेंटजन दो चीज़ दिया था दोस्तों। क्रेटोजन जो था दोस्तों ये चारों तरफ से था, चारों तरफ से जो पर्वतों गिरे होते हैं उसको क्रेटोजन कहते हैं, जो दो तरफ से होते हैं दोस्तों उनको रेंटजन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है दोस्तों निम्नलिखित पर्वत निर्माण चक्रों के सही कालानुक्रम को नीचे दिए कूट से चुनिए। ठीक है, तो ये दोस्तों सही क्रम बताना है इसका, जो पर्वत है। ठीक, नीचे देखिए, अल्पाइन पर्वत दोस्तों, कैलिडोनियन पर्वत दोस्तों, हर्सिनियन दोस्तों, टार्नीडानियन दोस्तों। ठीक है, टार्नीडानियन दोस्तों। तो दोस्तों जो अल्पाइन है ये सबसे लास्ट में रहेगा, जैसे दोस्तों CCHA इसकी ट्रिक है, तो ये सबसे लास्ट में रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों सबसे लास्ट में है,
तो ये दोनों दोस्तों तो ऐसे ही पहले ये दोनों कट जाएगा, ठीक। तो इन दोनों में है दोस्तों, ठीक। पहले दोस्तों कौन आएगा, हर्सिनियन, ठीक। पहले दोस्तों आएगा कैलेडोनियन, ठीक, ठीक है दोस्तों। पहले आएगा दोस्तों ये चार्डिनियन है दोस्तों ये टारिडानियन दिया है दोस्तों, लेकिन ये चार्नियन है दोस्तों, ठीक है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन के हिसाब से दोस्तों यही बन भी रहा है, 2 3 2 3 4 1, ठीक है दोस्तों। तो यही बन रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही, बी सही होगा, ठीक है। आइए दोस्तों देखते हैं दोस्तों इसका एक नाम अलग है जो थोड़ा सा अजीब है, जो कह रहा है दोस्तों प्रमुख पर्वत निर्माणकारी घटनाओं एवं काल के आधार पर भूपटल के पर्वतों को 4 श्रेणियों में रखा जा सकता है, ठीक। पहला है दोस्तों टारिडानियन, जिसको कैम्ब्रियन युग के पूर्व के पर्वत को कहा जाता है, ठीक है। कैम्ब्रियन युग के पूर्व के पर्वत को कहा जाता है, जो कैम्ब्रियन युग है उसके पहले के पर्वत को कहा जाता है। फिर कैलेडोनियन हो जाएगा दोस्तों, हर्सिनियन हो जाएगा, फिर अल्पाइन या टर्शियरी, ठीक है दोस्तों, अल्पाइन या टर्शियरी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसकी दोस्तों ट्रिक है एक बहुत ही शानदार, CCHA, चर्नियन, कैलेडोनियन, हर्सिनियन, अल्पाइन, ठीक। अल्पाइन को दोस्तों टर्शियरी पर्वत कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा टर्शियरी युगीन अल्पाइन तंत्र से संबंधित नहीं है, जो ये टर्शियरी युगीन से अल्पाइन तंत्र से नहीं संबंधित है, ठीक है दोस्तों। तो देखो उत्तरी अमेरिका का रॉकीज ये तो है दोस्तों, ठीक। दक्षिणी अमेरिका का एंडीज ये भी है, अफ्रीका का एटलस ये भी है, भारत का अरावली ये दोस्तों नहीं है, भारत का अरावली ये दोस्तों नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ये डी सही हो जाएगा, ठीक है। आइए दोस्तों इसकी अगली व्याख्या देखते हैं हम लोग क्या दिया है दोस्तों। व्याख्या में कह रहा है क्या टर्शियरी युगीन या अल्पाइन युगीन विश्व के वलित पर्वतों में हिमालय, आल्पस, हिमालय हो जाएगा दोस्तों, आल्पस हो जाएगा, रॉकी, एंडीज, एटलस प्रमुख हैं। भारत का अरावली पर्वत टर्शियरी युगीन अल्पाइन तंत्र से संबंधित नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो ये अरावली पर्वत टर्शियरी युगीन पर्वत तंत्र से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। आल्पस पर्वत में मैटरहॉर्न एक उदाहरण है, जो आल्पस पर्वत है दोस्तों में मैटरहॉर्न एक उदाहरण है, किसका है, अरेत का, प्लग डोम का, पिरामिडियन शिखर का, हॉर्स का, ठीक है दोस्तों। तो कह रहा है इसमें पिरामिडियन शिखर का, ठीक है दोस्तों। आल्पस पर्वत में मैटरहॉर्न एक उदाहरण है, ठीक। मैटरहॉर्न एक उदाहरण है किसका, पिरामिडियन शिखर का, ठीक, पिरामिडियन शिखर का है दोस्तों, ठीक है। आल्पस पर्वत का मैटरहॉर्न पिरामिडियन शिखर का सर्वोत्तम उदाहरण है, ठीक है दोस्तों। तो अब दोस्तों देखिए इसकी व्याख्या हम लोग 1 मिनट आपको मतलब इसको थोड़ा सा देखते हैं क्या कह रहा है, क्योंकि दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों है। कह रहा है आल्पस पर्वत का मैटरहॉर्न, ठीक, जो आल्पस पर्वत है दोस्तों उसका मैटरहॉर्न पिरामिडी शिखर का सर्वोत्तम उदाहरण है। जो पिरामिडी है दोस्तों इसका सर्वोत्तम उदाहरण है, ठीक है, पिरामिडी शिखर का सर्वोत्तम उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक, पिरामिडी शिखर का मैटरहॉर्न पिरामिडी है, ठीक। आइए दोस्तों अगला देखते हैं, इसको सुमेलित करते हैं, ठीक है। कह रहा है दोस्तों कि आल्पस पर्वत ब्रंतोस पर्वत का है, वासजेस ज्वालामुखी है, बिंद वलित पर्वत है, या फ्यूजियामा अवशिष्ट पर्वत है। तो दोस्तों जो आ रहा है पहले उसको हम लोग कर लेते हैं, ठीक। जैसे फ्यूजियामा ज्वालामुखी है, डी का 2। अब दोस्तों डी का 2 में एक ही दिया है, यही सही है, और किसी के में दिया ही नहीं है, ठीक। तो अब देखिए ए का 3 आल्पस पर्वत वलित पर्वत है, अभी आप पढ़े हैं, ठीक, वलित पर्वत है। और दोस्तों बी का 1 दिया है, बिंद वासजेस ये ब्रंतोस पर्वत है, ठीक। बिंद क्या है दोस्तों, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, ठीक, सी का 4। तो दोस्तों ये सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए दोस्तों इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं,
कह रहा है दोस्तों कि आल्पस पर्वत, ठीक, आल्पस पर्वत वलित पर्वत का उदाहरण है, ठीक है। वासजेस ब्रंतोस पर्वत का है। विंध्य अवशिष्ट, ठीक, विंध्य अवशिष्ट है। फ्यूजियामा ज्वालामुखी का है, ठीक है, फ्यूजियामा ज्वालामुखी, ठीक। आइए दोस्तों, निम्नलिखित सिद्धांतों में से हैरी हेस ने प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 377 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है निम्नलिखित सिद्धांतों में से हैरी हेस ने प्रतिपादित किया था। क्या प्रतिपादित किया था दोनों हैरी हेस? महाद्वीपीय प्रवाह, प्लेट विवर्तनिक, संगवहनी धारा, पुरोगामी तरंग, ठीक। तो दोस्तों हैरी हेस जो था, हैरी हेस, इसने प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत प्रतिपादित किया। हैरी हेस महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत की बात करेगा, और टेलर, अगर महाद्वीपीय प्रवाह संकल्पना की बात करेगा तो टेलर हो जाएगा दोस्तों। सिद्धांत की बात करेगा दोस्तों तो सिद्धांत की बात करेगा दोस्तों, जैसे महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत, ठीक, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत वेगनर दिया था दोस्तों, ठीक है। और संगवहनी धारा यानी संगवहन तरंग होम्स दिया था। पुरोगामी तरंग दोस्तों वेवेल दिया था, ठीक। आइए दोस्तों इसकी हम व्याख्या देखते हैं। कह रहा है दोस्तों हैरी हेस महोदय 1960 के दशक में प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किया, ठीक, हैरी हेस ने, ठीक है दोस्तों। 1960 में हैरी हेस ने प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जो दोस्तों यूपीपीसीएस पीटी 2004-2005 में पूछा है, ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किस विद्वान का संबंध भूसन्नति के सिद्धांत से नहीं है, जो भूसन्नति के सिद्धांत से संबंधित नहीं है, ठीक। हाग और डाना और कोबर, ये तो तीनों हैं दोस्तों। कोबर भी है, हाग भी है, डाना भी है, लेकिन जेफरीज नहीं है। जेफरीज दिया था तापी चक्र सिद्धांत दिया था, ठीक है दोस्तों, तो ये तो नहीं है। आइए दोस्तों इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। कह रहा हाग हाल डाना ने भूसन्नति उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। कोबर ने पर्वतों की उत्पत्ति संबंधित यानी वलित पर्वतों भूसन्नति सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कोबर ने जो दिया था दोस्तों, कोबर ने पर्वतों की उत्पत्ति संबंधों यानी वलित पर्वत या भूसन्नति सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जबकि जेफरीज ने पर्वतों की उत्पत्ति संबंधित तापीय संकुचन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तापीय संकुचन सिद्धांत का प्रतिपादन किया, ठीक। जेफरीज ने पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित तापीय संकुचन सिद्धांत दिया था। जेफरीज जब जलेगा यही तो ताप से, जैसे तापीय सिद्धांत संकुचन। जेफरीज फ्रिज में रख दोगे तभी वो ठंडा होगा बहुत ज़्यादा तो जलने लगेगा, तो वही है दोस्तों तापीय संकुचन सिद्धांत जेफरीज दिया था, पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित है, ठीक है। आइए दोस्तों देखते हैं, क्वेश्चन भी आ गया है दोस्तों। कह रहा पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित भूसन्नति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? कोबर हैं। अभी दोस्तों यही दिया ही है, पर्वतों के उत्पत्ति से संबंधित भूसन्नति सिद्धांत के प्रतिपादक कोबर हैं, ठीक है। आइए दोस्तों कोबर दिया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि प्लेट विवर्तन सिद्धांत सागर नितल प्रसारण के साक्ष्य पर आधारित है, ठीक है। सागर नितल प्रसारण की संकल्पना का सर्वप्रथम प्रतिपादन लिपिचोन द्वारा किया गया था। क्या ये सही है दोस्तों? लिपिचोन द्वारा किया गया था, ये तो गलत है ना दोस्तों, ठीक। सागर नितल प्रसारण की संकल्पना का सर्वप्रथम प्रतिपादन लिपिचोन द्वारा नहीं किया गया था, तो ये तो सत्य है दोस्तों, लेकिन आर गलत है, ठीक। आर गलत है, ये गलत है। आइए दोस्तों इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। कह रहा है प्लेट विवर्तन के सिद्धांत, ठीक, सागर नितल प्रसारण के साक्ष्य पर आधारित है, ये तो सही है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम हैरी हेस ने किया था, ठीक है। सागर प्रतलन सिद्धांत का प्रतिपादन हैरी हेस ने किया था दोस्तों, ठीक है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है जब तनाव
के कारण भूखंड पर दो समानांतर दरारें पड़ती हैं। जब तनाव के कारण खिंचाव जैसे होता है दोस्तों, एक इधर खिंचाएगा दोस्तों, एक ऐसे तनाव करेगा, एक ऐसे, के कारण खंडों पर दो समानांतर दरारें पड़ती हैं तथा मध्यवर्ती भाग के दोनों ओर के भूखंड नीचे धंस जाते हैं। मध्यवर्ती भाग के कह रहा है, मध्यवर्ती भाग के दोनों ओर के भूखंड नीचे धंस जाते हैं, ये भी नीचे चला जाता है और ये भी, ठीक। तथा मध्य का भाग खड़ा रहता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो मध्य का भाग दोस्तों ये जैसे तैसे रहे, नीचे जो धंस जाता है, ठीक। ब्रंतोस पर्वत कहेंगे, संधियाँ कहेंगे, ये तो संधियाँ होगा नहीं दोस्तों। सोमानी कहेंगे, ये भी नहीं होगा। या रिफ्ट कह सकते हो या ब्रंतोस पर्वत कह सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो ये दोस्तों ब्रंतोस पर्वत हो जाएगा, जो घस जाता है, ठीक, एकदम नीचे जाकर घस जाता है, तो ब्रंतोस पर्वत होगा, ठीक है। आइए दोस्तों इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। कह रहा है ब्रंतोस पर्वत कहते हैं, ठीक है। इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है दोस्तों। व्याख्या कह रहा है, व्याख्या में दोस्तों, कि जब दो भ्रंशों के बीच का भाग यथावत रहे, बीच का भाग जो है ना पूरा ऐसे की तैसे रहे, ठीक। जब किनारे के भाग नीचे धंस जाएं तो उठे हुए भाग को ब्रंतोस पर्वत या ब्लॉक माउंटेन कहते हैं, ठीक। इनका ढाल एकदम खड़ा एवं शिखर की भांति समतल होता है। इनका जो ढाल होता है एकदम खड़ा, इनका ढाल जो है, इनका ढाल एकदम खड़ा एवं शिखर की भांति समतल, जो शिखर है भांति समतल होता है। जैसे यूरोप में वासजेस और ब्लॉक फॉरेस्ट, ठीक। यूरोप में वासजेस और ब्लॉक फॉरेस्ट, ठीक है दोस्तों। वो यूरोप में जैसे वासजेस है, यूरोप वासजेस और ब्लॉक फॉरेस्ट, ये दोनों कहाँ यूरोप के हैं, ठीक है। ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक माउंटेन जिसको कहते हैं ब्रंतोस पर्वत। बीच का भाग दोस्तों यथावत बना रहे, ठीक। किनारे का भाग दब जाए दोस्तों, ब्रंतोस पर्वत कहेंगे या ब्लॉक माउंटेन कहेंगे या ब्लॉक पर्वत कहेंगे, ठीक है। ये दोस्तों एकदम पूरा दिमाग में कंटेस्ट कर लीजिए कि बीच का भाग यथावत रहे, किनारे का भाग दोनों धंस जाए, या उसे ब्रंतोस पर्वत कहते हैं, ठीक है, जो किनारे का भाग धंस जाए, ठीक है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि अपसारी प्लेट सीमाओं पर शांत ज्वालामुखी उद्गार होते हैं। अपसारी, एक अभिसारी होता है दोस्तों, एक अपसारी होता है, ठीक। सीमाओं पर शांत ज्वालामुखी उद्गार होते हैं, क्या ये सही है? मध्य महासागरीय कटकों में, जो मध्य महासागरीय कटक में महासागरीय क्रस्ट विपरीत दिशाओं में गतिशील, महासागरीय जो होते हैं कटक विपरीत दिशाओं में गतिशील है, विपरीत दिशा में, एक इधर एक इधर, ठीक, विपरीत दिशा में गतिशील है। तो ये तो सही है कि, ठीक, दोनों सही है। सीमाओं पे जैसे कह रहा है, अपसारी प्लेट सीमाओं पर शांत ज्वालामुखी उद्गार होते हैं, शांत ज्वालामुखी अपसारी, ठीक, वहाँ शांत ज्वालामुखी उद्गार होते हैं। मध्य महासागरीय कटकों से मध्य महासागरीय कटकों से महासागरीय क्रस्ट, यानी महासागर के जो क्रस्ट है विपरीत दिशाओं में गतिशील होता है, ठीक। तो ये दोनों सही है दोनों, लेकिन दोस्तों व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आइए दोस्तों इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। कह रहा है, अपसारी प्लेट सीमाओं पर शांत ज्वालामुखी उद्गार होता है, ठीक। जो अपसारी प्लेट है दोस्तों, अपसारी प्लेट सीमाओं पर शांत ज्वालामुखी उद्गार होता है, बस इतना जान लीजिए। शांत ज्वालामुखी उद्गार कहाँ होता है? अपसारी प्लेट में। तथा मध्य महासागरीय कटकों से महासागरीय क्रस्ट, ठीक, महासागरीय क्रस्ट कटकों से महासागरीय क्रस्ट विपरीत दिशाओं में गतिशील होता है, ये भी सही है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर दोस्तों कथन और कारण का दिया है। अपसारी प्लेट किनारों पर सागर नितरण प्रसरण होता है, ठीक। अपसारी प्लेट किनारों पर सागर नितल में प्रसरण होता है, ठीक। रचनात्मक प्लेट किनारों द्वारा भ्रंश का निर्माण होता है, रचनात्मक प्लेट किनारों द्वारा भ्रंश का निर्माण होता है, ठीक है। रचनात्मक प्लेट किनारों द्वारा भ्रंश का निर्माण होता है। रचनात्मक प्लेट जिसको दोस्तों भ्रंश का निर्माण होता है,
हाँ, भ्रंश का निर्माण तो होता है, जैसे दोनों एक इधर चले इधर, तो ये तो होगा ही। ठीक, ये भसने वाला तो नहीं है दोस्तों। ठीक, तो आइए दोस्तों इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। इसका देखते हैं दोस्तों, दोनों सही है। कह रहा है दोस्तों, रचनात्मक प्लेट किनारे द्वारा भ्रंश का निर्माण होता है, ये तो दोस्तों सही है। ठीक, अपसारी प्लेट किनारों पर सागर नीतल में प्रसरण होता है। अपसारी प्लेट में, जो अपसारी प्लेट है दोस्तों, अपसारी प्लेट किसको कहते हैं? एक अभिसारी होता है, एक अपसारी। अभिसारी जो आमने सामने लड़ती हैं उसको अभिसारी कहते हैं, और जो दोस्तों दूर जाती हैं एक दूसरे से उसको अपसारी कहते हैं। ठीक, तो दोनों सही है दोस्तों, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, आइए दोस्तों इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। कह रहा है, जब दो प्लेटें तनाव बल के कारण, जब दो प्लेटें तनाव बल के कारण एक दूसरे से दूर विस्थापित होने लगती हैं तो ऐसी प्लेटों को अपसारित प्लेट कहते हैं। ठीक, जो ये भी बताए हैं दोस्तों। प्लेट के अपसरित होने से महासागरीय नीतल का विस्तार होता है। ठीक, तथा रचनात्मक प्लेट किनारों पर भ्रंश का निर्माण होता है। ठीक, रचनात्मक प्लेट किनारों पर भ्रंश का निर्माण होता है। जैसे रचनात्मक प्लेट जो है ना दोस्तों, किनारों पर भ्रंश का निर्माण होता है रचनात्मक प्लेट में, बस इतना याद रखिएगा। ठीक, उन्हीं को अपसारी भी कहते हैं, रचनात्मक प्लेट किनारों को। ठीक, जैसे पूर्वी अफ्रीका की महारिफ्ट घाटी, पूर्वी अफ्रीका है, एक इधर एक इधर, ये दोस्तों अफ्रीका मान लीजिए, ये बना है अफ्रीका, तो अफ्रीका का पूर्वी, ये पूर्वी महान रिफ्ट घाटी। ठीक है, इसी को कह रहा है दोस्तों। ठीक, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुमेलित करने वाला है दोस्तों, सुमेलित करें। जैसे ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है दोस्तों? नीलगिरी। ब्रह्मोस पर्वत का उदाहरण कौन सा है दोस्तों? हिमालय दोस्तों, सबसे पहले तो जानते हैं हिमालय वलित पर्वत का उदाहरण है B51। अब दोस्तों B51 एक ही दिया है, ए सी, ऑप्शन सी सही है। ये का 2 हो जाएगा दोस्तों, ब्रह्मोस सह्याद्री। ठीक, B51 अवशिष्ट C4, नीलगिरी अवशिष्ट, अवशिष्ट का उदाहरण है, और ज्वालामुखी राजमहल पहाड़ी। ठीक है दोस्तों, आइए इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। कह रहा है दोस्तों, ब्रह्मोस सह्याद्री, सह्याद्री है दोस्तों जो है ब्रह्मोस का उदाहरण है। वलित हिमालय। ठीक, अवशिष्ट नीलगिरी, जो अवशिष्ट है, नीलगिरी किसका उदाहरण है? अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण। ठीक है, नीलगिरी, अभी मतलब ऐसे दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लो कि नीलगिरी ये जो अवशिष्ट का उदाहरण है। ठीक, और ज्वालामुखी राजमहल पहाड़ी, तो ज्वालामुखी का ही। ठीक है, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। एंडीज पर्वत उदाहरण है दोस्तों, अभी आप लोग देखें एंडीज पर्वत उदाहरण है किसका? वलित पर्वत का। इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, इसकी व्याख्या देख लेते हैं एक बार। एंडीज पर्वत वलित का उदाहरण है, वलित पर्वत का। इस पर्वत का विकास टर्शियरी काल में हुआ, टर्शियरी काल में हुआ। ठीक है, अल्पाइन जिसको कहते हैं। आइए दोस्तों इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित परिस्थितियों में कौन सी भू आकृति बनेगी? निम्नलिखित परिस्थितियों में भूपटल में दरारों के बीच में एक स्थलखंड ऊपर उठ जाता है। ठीक, भूपटल में दरारों के बीच में, भूपटल है दोस्तों, तो दरार के बीच में एक ठीक एक स्थलखंड ऊपर उठ जाता है। ठीक है, ये वो स्थलखंड है दोस्तों, ऊपर उठ जाता है, उसको क्या कहते हैं? ठीक, तो दोस्तों दिया है ब्रह्मोस पर्वत कहते हैं। ठीक, कि वलित पर्वत कहते हैं, अवशिष्ट पर्वत कहते हैं, ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। तो दोस्तों इसको ब्रह्मोस पर्वत कहेंगे। ठीक है, पृथ्वी भूपटल में दरारों के बीच में एक स्थलखंड ऊपर उठ जाता है, इसको ब्रह्मोस पर्वत कहते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों इसकी व्याख्या देखते हैं। कह रहा भूपटल में दरारों के बीच में एक स्थलखंड ऊपर उठ जाता है। ठीक, एक स्थलखंड है भूपटल के दरारों में, भूपटल में दरारों के बीच में एक स्थलखंड ऊपर उठ जाता है, एक स्थलखंड है दोस्तों ऊपर उठ गया। ठीक, तो उसे ब्रह्मोस पर्वत कहते हैं। ठीक, ब्रह्मोस पर्वत का निर्माण होता है, बीच में एक स्थलखंड ऊपर उठ जाता है, जिसको ब्रह्मोस पर्वत कहते हैं।
ब्रंतोस पर्वत कहेंगे या ब्लॉक माउंटेन कहेंगे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन प्लेट विवर्तन के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। ठीक, महाद्वीपीय प्रवाह, ध्रुवों का भ्रमण, सागर नीतल प्रसरण, रूपांतरण भरण। तो ध्रुवों का भ्रमण, इस तो प्लेट विवर्तन से इसका कुछ लेना देना है ही नहीं। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों इसकी हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। कह रहा है प्लेट विवर्तन के सिद्धांत का संबंध महाद्वीपीय प्रवाह, रूपांतरण भ्रमण तथा चुंबकीय सागर नीतल प्रसरण तथा प्लेटों के संचलन से है, जबकि ध्रुवों का भ्रमण वेगनर के महाद्वीपीय प्रवाह से संबंधित है। ठीक, ध्रुवों का भ्रमण वेगनर के महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत से संबंधित है। ठीक, वेगनर ने दिया था महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत, वेगनर दिया था, और टेलर दे देगा महाद्वीपीय प्रवाह संकल्पना। ठीक, 1908 में दिया था टेलर ने, 1912 में दोस्तों ये वेगनर ने दिया था महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा पर्वतों की उत्पत्ति का रेडियोधर्मी सिद्धांत प्रस्तुत किया था। रेडियोधर्मी सिद्धांत प्रस्तुत कौन किया था दोस्तों? जॉली ने किया था, डेली ने किया था, कोवर ने किया था, होम्स ने किया था। कौन किया था दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा? ये जॉली ने किया था दोस्तों। ठीक है, जॉली ने किया था। ठीक, हाँ जॉली ने किया था, इसका जॉली ने किया था दोस्तों। ठीक है, पर्वतों की उत्पत्ति का रेडियोधर्मी सिद्धांत जॉली ने दिया था। आइए दोस्तों इसकी एक बात देख लेते हैं। पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत है दोस्तों। पर्वतों के जो पर्वत की उत्पत्ति होती है उसका जॉली ने क्या दिया था? रेडियो एक्टिवता सिद्धांत, रेडियोधर्मी या एक्टिवता सिद्धांत जॉली दिया था। होम्स दिया था संगवान तरंग सिद्धांत, डेली दिया था खिसकते महाद्वीप का सिद्धांत, डेली खिसकता है। कोबर ने भूषण नीति सिद्धांत दिया था। ठीक है दोस्तों, कोबर ने भूषण नीति सिद्धांत दिया था, डेली ने खिसकते महाद्वीप सिद्धांत दिया था, होम्स ने संगवान तरंग सिद्धांत दिया था, जॉली ने रेडियो एक्टिवता सिद्धांत दिया था। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्न में से कौन सी विशेषता चुंबकीय उत्तरी ध्रुव की है? ठीक, चुंबकीय उत्तरी ध्रुव की है, कौन सी विशेषता पूछ रहा है? स्थिरता, ठीक, तीव्र खिसकाव, मंद खिसकाव, अंतरायी खिसकाव। तो दोस्तों कौन इसमें सही है? तो विद्युत कौन सी निम्न में से कौन सी विशेषता चुंबकीय उत्तरी ध्रुव की है? तो मंद खिसकाव है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही है, मंद खिसकाव। ठीक है, आइए दोस्तों इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। कह रहा है भू चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति का संबंध, ठीक, मेंटल से न होकर बाह्य अंतरतम से है। ठीक, मेंटल से न होकर बाह्य अंतरतम से, क्योंकि भूचुंबकीय क्षेत्र में 0.18 डिग्री सेल्सियस प्रति वर्ष की दर से पश्चिम की ओर खिसकाव होता है। इसके पश्चिम की ओर, इससे प्रमाणित होता है कि भूचुंबकीय क्षेत्र का परिभ्रमण पृथ्वी के परिभ्रमण से मंद गति से संपादित होता है। पृथ्वी के परिभ्रमण से मंद गति से संपादित होता है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। 390 क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? एटलस पर्वत श्रेणी एक वलित पर्वत है। विश्वोत्तरीय प्रदेश विश्व में सबसे गर्म प्रदेश है। ठीक, इसी देखते हैं दोस्तों क्या कह रहे हैं। भारत के मालाबार तट पर लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। तमिलनाडु में शीशम यानी रोजवुड बहुतायत में उगता है। ठीक, तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। जैसे एटलस पर्वत श्रेणी एक वलित पर्वत है। ठीक, एक वलित पर्वत है, के अनुसार एक वलित पर्वत है। ठीक है दोस्तों, एक वलित पर्वत है। आइए दोस्तों इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं क्या कह रहा है। एटलस पर्वत अफ्रीका के उत्तर पश्चिम भागों में अवस्थित है। उत्तर पश्चिम भागों में अवस्थित है। ये हिमालयन कालीन टर्शियरी युगीन वलित पर्वत है। ये हिमालय कालीन
टर्शियरी युगीन वलित पर्वत है। ठीक है, हिमालय कालीन टर्शियरी युगीन वलित पर्वत है। ठीक है, आइए दोस्तों इसके हम लोग व्याख्या अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्याख्या कह रहे हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सबसे नई वलित निम्नलिखित में से कौन सबसे नई पर्वत श्रेणी है? तो ये तो दोस्तों सबको पता है कि अन्नामलाई, अरावली, विंध्य, शिवालिक। तो इसमें तो दोस्तों कुछ कहने वाली बात नहीं, शिवालिक सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है। जैसे अन्नामलाई, अरावली, विंध्य टर्शियरी युग से पूर्व के पर्वत हैं, जबकि शिवालिक नवीन वलित पर्वत है। हिमालय की उत्पत्ति टर्शियरी युग में हुई है। ठीक, हिमालय की उत्पत्ति टर्शियरी युग में हुई है। शिवालिक नवीन वलित पर्वत है। ठीक है, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 392। ठीक, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है दोस्तों। ठीक, सुमेल करना है। डावर, नदी घाट, हडसन, मोहक पठार, किलिमंजारो क्लिफ या बोलिविया पर्वत। तो दोस्तों पहला एक ही क्वेश्चन इसमें देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, सम्मिलित करते हैं। किलिमंजारो ये वलित पर्वत का उदाहरण है दोस्तों। किलिमंजारो अफ्रीका का उच्चतम बिंदु है। ठीक, सी का 4 इसमें तो नहीं दिया है दोस्तों। सी का 4 ये बी में दिया, तो ये बी सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक, तब ए का 3 हो जाएगा। डावर भृगु या क्लिफ होता है। ठीक, बी का 1 हडसन मोहाक नदी घाटी, बोलिविया पठार, ये तो सही है। तो दोस्तों ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, आइए दोस्तों इसको सुमेलित कर लेते हैं। डावर भृगु या क्लिफ, हडसन मोहाक नदी घाटी, किलिमंजारो पर्वत, बोलिविया पठार। ठीक, बोलिविया पठारी तो है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एटलस पर्वत निम्न में से किस युग की पर्वत निर्माणकारी घटना से संबंधित है? एटलस पर्वत दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये तो अभी आप पढ़ें, एटलस पर्वत टर्शियरी युगीन है। ठीक, आइए दोस्तों इसकी हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। कह रहा है कि एटलस एक मोड़दार पर्वत है। ठीक, कैसा है? मोड़दार है, जैसे मोड़ा हुआ है। ठीक, जो अफ्रीका के मोरक्को देश में अवस्थित है। अब दोस्तों एटलस कहाँ है? मोरक्को देश में है। ये हिमालय पर्वत के समकालीन टर्शियरी युगीन पर्वत है। जब हिमालय पर्वत के समकालीन युगीन पर्वत हैं कौन? एटलस पर्वत। कहाँ का है? मोरक्को में है, अफ्रीका महाद्वीप का। ठीक है, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन पर्वत टर्शियरी युग से संबंधित नहीं है? ठीक, ये टर्शियरी युग से संबंधित नहीं है। ठीक, राकीज, आल्पस, एटलस, यूराल। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों टर्शियरी युग से संबंधित तो एटलस है। ये तो इसमें कोई दो राय है नहीं दोस्तों कि एटलस नहीं है, एटलस तो है। ठीक, और देखिए दोस्तों राकीज भी है, क्योंकि ये राकीज कहाँ है? ये उत्तरी अमेरिका है, ये राकीज है यही, तो ये भी है, ये दोनों हैं। और आल्पस, तो आल्पस भी है दोस्तों, जो अफ्रीका का है। ठीक, लेकिन यूराल पर्वत नहीं है, टर्शियरी युगीन यूराल नहीं है, आल्पस है। आइए दोस्तों देखते हैं, यूराल पर्वत कैम्ब्रियन युगीन है। ठीक, कैम्ब्रियन युगीन है दोस्तों, जबकि शेष टर्शियरी काल के वलित पर्वत हैं। शेष क्या है? टर्शियरी काल के वलित पर्वत हैं। ठीक है, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। किलिमंजारो पर्वत निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? किलिमंजारो, जो किलिमंजारो है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो अफ्रीका महाद्वीप का उच्चतम बिंदु है दोस्तों। ठीक, आइए दोस्तों इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कह रहा किलिमंजारो अफ्रीका के तंजानिया में है। किलिमंजारो, ठीक, तंजानिया ठीक, तंजानिया में है। यह समुद्र तल से 5895 मीटर ऊंचा है। ठीक, समुद्र तल 5895। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है? ब्लॉक पर्वत। ठीक, फ्यूजियामा, ये तो ज्वालामुखी है। वासजेस, हिमालय, आल्पस, तो वासजेस है दोस्तों इसमें, ऑप्शन नंबर डी। ये क्या है? ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है।
ठीक है। आइए दोस्तों इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। कह रहा है हिमालय आल्प्स को टर्शियरी पर्वत या अल्पाइन पर्वत कहा जाता है। किसको? हिमालय और आल्प्स को। ठीक, ये वलित पर्वत है। ठीक है। फ्यूजियामा जापान का एक ज्वालामुखी पर्वत है जिसे पवित्र पर्वत भी कहते हैं। पवित्र पर्वत किसको कहते हैं दोस्तों? फ्यूजियामा को। ठीक है, पवित्र पर्वत कहते हैं। यूरोप महाद्वीप में वासजेस तथा ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत के प्रमुख उदाहरण हैं। ब्लैक फॉरेस्ट और वासजेस ब्लैक पर्वत के प्रमुख उदाहरण हैं। इन दो पर्वतों के मध्य का भाग नीचे खिसक गया है, जिस कारण इन राइन भूभ्रंश घाटी का निर्माण हुआ है। इस घाटी के पश्चिम में वासजेस, पूर्व में ब्लैक फॉरेस्ट पर्वतों के खड़े ढाल पाए जाते हैं। पश्चिम में वासजेस है। ठीक, पश्चिम में वासजेस है, पूर्व में ब्लैक फॉरेस्ट। जब पूर्व में इसलिए ब्लैक हो जाएगा, जब पूर्व में भगवान उगते हैं तो जो पूर्व में ही जो रहेगा काला हो जाएगा। ठीक है, ऐसे याद कर लो। ठीक है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से किसकी गणना भारत के सर्वाधिक प्राचीन पर्वतों से की जाती है? तो अरावली दिया, तो दोस्तों इससे अच्छा कुछ है ही नहीं। ठीक है। आइए दोस्तों इसकी व्याख्या देखते हैं। कह रहा है व्याख्या में कि अरावली की गणना भारत के सर्वाधिक प्राचीन पर्वतों में की जाती है। ठीक, अरावली गणना। ठीक है। पर्वत निर्माण की घटना चार कालक्रमशः कैम्ब्रियन युग से पूर्व कैलिडोनियन युग, हर्षियन युग, अल्पाइन युग में संपन्न हुई है। अरावली महादेव सतपुरा पर्वत की उत्पत्ति कैलिडोनियन काल में हुई है। किसका? अरावली महादेव सतपुरा उत्पत्ति कैलिडोनियन काल में हुई है। जबकि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति अल्पाइन काल में हुई है, जिसको दोस्तों CCHA कहते हैं। ठीक, कैलिडोनियन में किसका अरावली का भी हुई है, महादेव का भी हुई है, सतपुड़ा का भी है, तीनों की हुई है। ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा लंबे सकरे उथले तथा अवसादों के जमाव से निरंतर धंसते हुए सागरों को क्या कहा जाता है? ठीक, कह रहा लंबे सकरे उथले तथा अवसादों के जमाव से निरंतर धंसते हुए सागरों को क्या कहा जाता है? ठीक है, 98 का दोस्तों कह रहा है। तो इसको दोस्तों भूसन्नति कहते हैं। कैसे दोस्तों? कहता है लंबे सकरे उथले तथा अवसादों के जमाव से निरंतर धंसते हुए सागरों का, जो अवसाद के जमाव से निरंतर धंसते हुए तो भूसन्नति ही होगा ना, सागरी बेसिन तो होगा नहीं। आइए दोस्तों इसकी व्याख्या देखते हैं। कह रहा है कि भूसन्नतियों यहाँ लंबे सकरे तथा उथले जलीय भाग होती हैं। ठीक, जलीय भाग होती हैं जिसमें तल छठी निक्षेप के साथ साथ तली में धसाव होता है, जबकि अन्य महासागरीय उच्चावस्था के रूप में हैं। ठीक, कोबर महोदय ने भूसन्नतियों को पर्वतों का पालना कहा था। कोबर महोदय ने भूसन्नतियों को पर्वतों का पालना कहा था। ठीक है। भूसन्नति लंबे सकरे तथा उथले जलीय भाग होते हैं। लंबा भी हुई, सकरा भी हुई, उथले सागरीय भाग होते हैं, जबकि तल छठी निक्षेप के साथ साथ तली में धसाव होता है। ठीक है दोस्तों। ये दोस्तों भूसन्नति ये तो सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधिकतर पर्वत निर्माणकारी हलचलें उत्पन्न होती हैं। अधिकतर कहाँ पे दोस्तों होती हैं पर्वत निर्माणकारी घटनाएं? तो पृथ्वी के आवरण परत से, मेंटल में से, रोड में से या एस्थेनोस्फीयर से। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, एस्थेनोस्फीयर में से। ठीक है दोस्तों, एक सेकंड दोस्तों, गड़बड़ हो गया।